हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं एसएससी एमटीएस का जो 7 अक्टूबर का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। मैथ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने 5 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट और 6 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है। और अगर आप एसएससी जीडी या फिर आगे आने वाले किसी भी एसएससी या फिर रेलवे के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसा कोई भी पेपर जो टीसीएस कराती है उसकी तैयारी कर रहे हैं और जिसमें मैथ आनी है, तो आप ज़रूर से ये पूरी वीडियो देखिए। और एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ सबका मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन 2019 का, 18 का, 20 का प्री और मेंस सबका चैप्टर वाइज कराया है, आप जरूर से देखिए। एसएससी एमटीएस में अभी चैप्टर वाइज नहीं कराया है, अभी मैं शिफ्ट वाइज करा रहा हूँ। जैसे शिफ्ट वाइज खत्म होगा तो चैप्टर वाइज भी कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी जीडी का पेपर करीब है, तो ये जरूरी है। जो लोग जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, या फिर जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जल्द ही पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। जैसे पीडीएफ रेडी होगी हम चैप्टर वाइज पर भी बात करेंगे, ठीक है। अभी ये ध्यान रखिए आप लोग कि आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि एक दिन में दो दो बना दो, तो अभी तो पॉसिबल नहीं था। वैसे मैं पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी बिजी शेड्यूल था मेरा, इसीलिए मैंने एक भी वीडियो बनाने में कोशिश तो करी मैं कि वीडियो बना लूं, लेकिन बन नहीं पाया, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने रेडी करके रखा था, पीडीएफ भी रेडी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया कि वीडियो आदमी रिकॉर्ड कर पाए, ठीक है। तो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल से मेरी कोशिश है कि मैं डेली 2 वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे पाऊं, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैंने बोला था कि जो मैंने वीडियो बना दिया है उसके अकॉर्डिंग आप आगे के शिफ्ट को खुद से सॉल्व करो, ठीक है। कम से कम नहीं आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो कम से कम 20 तो कर लोगे, 18 तो कर लोगे, ठीक है। तो अगला जब वीडियो आएगा तो आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं देखने पड़ेंगे, इसलिए आप खुद भी रेडी रहो। आप केवल वीडियो के भरोसे मत बैठो, आपको लड़ना खुद ही है, आपको खुद एग्जाम देना है। तो हम तो बस गाइड करेंगे ना, आपको वीडियो में सॉल्व करके दे दिया, ठीक है। तो आप इंतजार मत करो, आप तैयारी को जारी रखो। मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा, एक दिन में 2 या 3 वीडियो जितना भी बन पाएगा मैं कल से डालूंगा। और अगर आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं। और ऑफकोर्स अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये आईडी है NK Maths _ और नंदू कुमार, ठीक है। तो आप यही यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी, और इंस्टाग्राम पर तो आप जरूर से फॉलो कर लो। वहां आप डायरेक्ट मैसेज करके जो भी पूछना हो पूछ सकते हो। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपने पास है। ये कह रहा है कि एक वस्तु 18% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 2475 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। एक बात समझिए, पहले हमने 18% लॉस पर बेच दिया और अगली बार 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया कि जब एक बार लॉस हो और एक बार प्रॉफिट हो तो दोनों का आप सम ले लो, दोनों को जोड़ लो। 18 और 12 कितना हो गया, 30%। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2475। और हमसे सीपी पूछ रहा है। क्रैमुल हमेशा 100% होता है, तो हमें 100% बताना है। देखो 3 से यदि मैं इसको काट दूं तो 3 अट्ठे 24 और 25 या 75, यानी कि 10 की वैल्यू आ गई 825। अब हमें 10 को 100 बनाना है। कैसे बना दे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 8250 आ जाएगा। बस कैलकुलेशन भी इजी है, क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस पर मैं इतना फास्ट इसलिए हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो इस पर ज्यादा कॉन्सेप्ट पर बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पिछली 3-4 वीडियो देखो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देख लो। 5-5 घंटे की प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो मेरी पड़ी है, आप जाकर के देख लो। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है दोस्तों कि 8500 रुपए है, इसकी धनराशि का साधारण ब्याज की दर पर ये कह रहा है कि 5 वर्षों में ये कितना बन जाता है, 11,900 रुपए हो जाता है। यानी कि 8500 रुपीज ये प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट हो गया आपका, इतना बन गया 11,900 रुपए। अब ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि हम 3% इंक्रीज कर दें तो उसी टाइम में, यानी कि सेम टाइम में आपको कितना अमाउंट मिलेगा ये बताना है। एक बात मेरा समझिए, अगर हम इंक्रीज नहीं करते तो पहले से हमें 11,900 रुपए मिल रहे हैं, तो इतने रुपए तो अभी भी मिलेंगे। लेकिन 3% इंक्रीज करने से क्या होगा, अगर हम हर एक साल में 3% ज्यादा लेने लगे तो 5 सालों में, देखो प्रैक्टिकली सोचो, आप फॉर्मूले वगैरह की तो बात अलग है, आप फॉर्मूले से या फिर जिस तरीके से करते हो तो कर ही दोगे आप, लेकिन वहां पर आपको पेपर में ऐसा परफॉर्म करना है कि कम टाइम में आप कर पाओ। बात समझे, तभी तो टाइम बचेगा। तो जो सवाल आपको टफ लगेगा या ज्यादा कैलकुलेटिव लगेगा उसमें आप वो टाइम दे पाओगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप हर एक साल में 3% ज्यादा लोगे तो ओवरऑल 5 साल की बात की है तो 5 साल में आपको 5 या 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, 15% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ब्याज हमेशा किसका मिलता है,
प्रिंसिपल का मिलता है। तो आप बोलोगे कि प्रिंसिपल 8500 है तो इसका 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। 8500 का 15% कितना होगा, 85 और गुणा का 15, यही होगा। मल्टीप्लाई कर लो, 15 पीछे 75 का 5 हासिल 7 और 15 अठे 120 और 7 127, यानी कि 1275 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो इसमें 1275 जोड़ लो, ये 75, 9 2 11 का 1 और ये 11 1 12 और 1 13, तो 13,175 रुपए बनेंगे। ये बी वाला अपना आंसर सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है आपको कि द इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीज्ड बाय 25% पर ईयर, यानी कि कंपनी की जो इनकम है वो हर एक साल 25% इंक्रीज होती है। इफ इट्स बिकम इज, अच्छा सॉरी इनकम है, इफ इट्स इनकम इज, आपको देखो अब ये इनकम दे दिया और ये कब का है, 2017 का, और कुछ कब का रहा है, 2015 का, 2 साल पीछे ले जा रहा है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको डिस्काउंट वाला चैप्टर, अगर आपने देखा होगा, मैंने ये जो SD यादव बुक की सॉल्यूशन कराई है, इसमें यदि आपने डिस्काउंट का या फिर प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी पढ़ा हो या वीडियो में देखा हो, तो मैंने बताया था कि जब बाद का दिया रहे और पहले का पूछे तो हम उल्टा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। उल्टा कॉन्सेप्ट से मेरा क्या मतलब है कि जो बाद वाली वैल्यू दी हुई है ये हम लिखेंगे 3125 और इस पर 30 दे रखा है, और इनटू का 25% इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे 100 और बाई 25 को 100 में ऐड कर लेंगे तो 125। ये एक साल के लिए हुआ, लेकिन ओवरऑल 2 साल पीछे ले जाना चाहता है, ये 17 से 15 में ले जाना चाहता है, 2 साल की बात है, तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। बस अब इसको या तो काट लो या फिर DS लगा लो, मैं तो DS ही लगाने जा रहा हूं। आप चाहो तो एक काम भी कर सकते हो कि 5 2 7 1 8, देखो या तो आप इसको काट के DS लगाओ, ठीक है, या फिर नीचे 8 है तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करके DS लगा लो। देखो जैसे ये 8 बन रहा है ना, इसका डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम भी 8 है, तो ओवरऑल ये 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना दे देगा आपका 64, और ये 10 बन जा रहा है, यानी कि नीचे का DS 1 आ गया। तो इनको लो ही मत, फिर इनसे कोई मतलब ही नहीं है हमें, बस इनका DS देख लो। तो आप बोलोगे कि 5 3 8 और 1 9 तो हम लेंगे नहीं, तो DS कितना रह गया यहाँ पर 2, यानी कि डिजिटल सम 2। देखो किस ऑप्शन में डिजिटल सम 2 है, इसमें है, इसमें 2 और 2 4 है, ये तो लेना नहीं है हमें, इसमें भी 4 है और इसमें 7 है, बस ये हट गए। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, ये सब फालतू की चीजें हैं कि आपने कैलकुलेशन करने लगी। कैलकुलेशन कहाँ पर करनी पड़ती है, देखो जहां पर आपको ये दे देगा कि आप 1 डेसिमल तक करेक्ट वैल्यू लिखिए, या फिर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए कि लगभग में आंसर क्या आएगा, ठीक है, तब जाके आप समझिए कि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और वहां पर भी हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाई चांस आपको अगर 25 क्वेश्चन आने हैं मैथ में, तो आप मान लो कि मुश्किल से 25 में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर टफ कैलकुलेशन होगी, वरना बाकी सब किसी न किसी तरीके से इजी ही होते हैं, ठीक है। अब DS अगर सेम होता तो हम मल्टीपल ढूंढ लेते, कई सारे तरीके हैं अपने पास। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पर इंग्लिश में कुछ और आ गया है, सॉरी फॉर दैट, इंग्लिश में दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, हिंदी में सही है, इसको हटाओ आप, ये गलत हो गया। मैं बता देता हूँ इसमें क्या दिया है आपको, ये दिया है कि रेशियो ऑफ, मैं एक बार लिख, देखिए मैंने इंग्लिश में नीचे लिख दिया है अभी पेन से ही, वो इंग्लिश शायद मिस्टेक से गलत यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन की इंग्लिश नहीं है वो। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:9, आपको 2 नंबर का रेशियो दिया है, और ये कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 8320, देन द सम ऑफ द नंबर्स, ये क्या होगा, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि हमने पहले को 7x मान लिया फिर 9x मान लिया स्क्वायर वगैरह, वो सब बाद की बातें हैं। मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि पहले हम ऑप्शन पे आए, अगर ऑप्शन से क्वेश्चन इजी लग रहा है तो ऑप्शन से डायरेक्ट करें और खेल खत्म करें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑप्शन वाला तरीका कभी फेल नहीं करता है, 99% केसेस में वो सही होता है, ठीक है। तो आप या तो इसको बेसिक से करोगे अगर आपको टाइम ज्यादा वेस्ट करना है तो, और अगर आपको फास्ट करना है तो आप ऑप्शन पे आओगे, डायरेक्ट आप देखोगे कि हमसे क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। हमसे बोला गया कि सम ऑफ द नंबर, योगफल बता दो, तो हमने बोला कि रेशियो में कितना योगफल होगा। पहली संख्या यदि 7 है, दूसरी 9 है, तो रेशियो में इनका सम कितना होगा, 9 और 7 16 हो गया, यानी कि आंसर तो वही होगा जो 16 से कटेगा। बताओ 120 16 की टेबल में आता है, नहीं आता है, ये आता है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, बस तो जो आता है वो हो गया आंसर अपना 128। बाकी आपको करना है खिलवाड़ तो आप करते रहो, पूरा बनाते रहो। वो कब करेंगे मेरे भाई, जब हम सारे तरफ से थक चुके हों, ना ही ऑप्शन जा रहा है ना ही ये। लेकिन देखो अब आपको भी देखते देखते कब पता चलेगा कि ये ऑप्शन से हो जाएगा, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेहतर होगा, और प्रीवियस ईयर की वीडियो देखो और उसी पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि किस तरह की ट्रेंड चल रही है आपको देखने से पता चलेगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लेता है, तो उस व्यक्ति को उसी दूरी को सामान्य चाल से चलने में कितना टाइम लगेगा।
अब देखो डिस्टेंस सेम हो गया, मैंने कई बार पढ़ा है कि डिस्टेंस सेम हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्पीड का रेशियो जो होगा वो टाइम का रेशियो का उल्टा होता है। टाइम इन वर्क में भी ये पढ़ा रखा है मैंने। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, आप बोले कि देखो यहाँ पर मैं लिख दिया नॉर्मल स्पीड, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि चेंज स्पीड, जो अभी स्पीड चेंज होने के बाद बनी है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि 3/5 चाल से, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि नॉर्मल स्पीड 5 है तो वो 3 से ही चलेगा। बात यहाँ पर समझना, देखो ये नॉर्मल स्पीड है और ये चेंज वाला है। अब आप बोलोगे कि नॉर्मल वाला 1 होता, तो ये कह रहा है कि जो चेंज स्पीड है वो कितना है, नॉर्मल का यानी कि 1 का 3/5 है। अब इस 5 को आप इधर लागू तो 5:3 बनेगा, वही मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि नॉर्मल स्पीड 5 है तो चेंज वाली स्पीड कितनी हो जाएगी 3। अब देखो अगर स्पीड ऐसे चेंज हो रहा है ना 5:3 के रेशियो में, तो टाइम कैसे चेंज होगा, इसको रिवर्स कर लें, 3 पहले आ जाएगा और 5 बाद में, ठीक है। अब बताओ कि यदि टाइम पहले 3 लगता था अब 5 लग रहा है तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप बोलोगे 2 यूनिट ज्यादा लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि टाइम 1 घंटा और 40 मिनट ज्यादा लगता है। 1 घंटा 40 मिनट का क्या मतलब होता है, 100 मिनट। तो हमारे हिसाब से भैया 2 यूनिट आया, लेकिन क्वेश्चन में 100 मिनट दिया था, इसका मतलब 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया 50 मिनट। और हमें नॉर्मल स्पीड नॉर्मल टाइम बतानी है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर नॉर्मल स्पीड के समय में टाइम कितना है 3 यूनिट, तो हम 3 की वैल्यू निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा 5 या 15 यानी कि 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब कितना होता है 2.5 घंटे, 2.5, तो 2.5 घंटा कौन सा ये है 5/2 यानी कि 2.5 घंटा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 65% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, जितना एमपी होगा उसके 65% पर वस्तु को बेच दिया गया। अब ये कह रहा है कि ऐसे में उसे 30% का गेन हो गया, तो रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। ये देखो मार्क प्राइस को मैंने मान लिया कि ये 100 था, अगर ये 100 होगा तो सेल कितने में किया, आप बोलेंगे 65% पर सेल किया है, यानी कि 65 में सेल किया। सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि जितना में भी सेल किया हो उसे 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो देखो हमारे पास एसपी है, यहां से हम सीपी निकाल सकते हैं कि 65 में बेचने से 30% का लाभ हुआ। तो सीपी निकाल रहे हैं तो फिर से उल्टा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उल्टा कॉन्सेप्ट, हम 100 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 130 को। अब ये देखो ये 65 से 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 50 बार में। तो आप देखोगे कि हमें एमपी और सीपी का रेशियो बताना था, मैंने लिख दिया कि एमपी तो अब 100 है, सीपी कितना है 50, तो इनका रेशियो कितना होगा 2 और 1 का 2:1, बस ये आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है दोस्तों, ये कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल, अब देखो यही क्वेश्चन वहां पे टाइप हो गया था, जो रेशियो वाला क्वेश्चन था वहां यही क्वेश्चन आ गया है। ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो कि कितना होगा, और आपको ये जो रुपए दे रखे हैं, ठीक है, ये आपका सम है यानी कि प्रिंसिपल है 4800, ये कितना बन जाना है, ये हो जाना है 5547 रुपए 2 सालों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यदि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है यानी कि वार्षिक दर आपको बतानी है, वार्षिक रूप से वो लागू होती है। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना हो तो आपको मैंने कई बार बोला है कि आप ए और पी का रेशियो ले लो, अमाउंट और प्रिंसिपल का। तो आप बोलोगे कि अमाउंट यहाँ पर 5547 था और प्रिंसिपल कितना था 4800, इनको काटो। अब देखो यहां पर आपको क्या देखना है, टाइम, टाइम 2 साल है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर हो रहा है। अगर स्क्वायर नहीं हो रहा है तो आप इसको काट पीट कर स्क्वायर बनाओ, अभी ये कट रहा है तो कट के स्क्वायर बनेगा ही, सीधी सी बात है। तो ये 5 और 5 10 4 14 और 7 21, 3 से कटता नजर आ रहा है ना, 3 से इसको काटते हैं, 3 से इसको काटोगे तो ये 3 1 जा और फिर कितना आएगा 2 5 3 8 जा, फिर 1 4 तो 3 4 जा और फिर 3 9 जा, ये कट गया। और इसको 3 से काटोगे तो ये 16 बार में कटेगा यानी कि नीचे 1600 आ गया। अब देखो नीचे वाला किसका स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 1600 तो 40 का स्क्वायर है। अब ये जो ऊपर लिखा है ये किसका स्क्वायर है, ये कैसे पता चलेगा, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो, वर्गमूल निकालो। वर्गमूल निकालने का भी मैंने काफी अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है, आपको अगर याद हो तो आप निकाल पाएंगे। इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा दोस्तों, वर्गमूल इसका होगा 43, ठीक है। अच्छा देखो नहीं आ रहा है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि ये हमने ऐसे लिखा और लास्ट का 2 डिजिट हमने छोड़ दिया, हमने बस ये देखा कि 9 किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो आप बोलोगे 3 का या फिर 7 का। 18 से छोटा किसका स्क्वायर आता है, तो आप बोलेगा 4 का, यानी कि इन दोनों में से कोई सही आंसर है। और ये जानने के लिए हम क्या करते हैं 45 का स्क्वायर करते हैं। तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 और 25। अब इस वाले से ये छोटा नंबर है ना, तो ये आंसर होगा अपना छोटा वाला। तो यहाँ पे 43 आ गया, वरना मैं आपको फिर किसी वीडियो में बता दूंगा। 43 हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल यदि 40 था तो ये 43 बन गया, तो ब्याज कितने का मिल गया बताओ, इंटरेस्ट कितने का मिल गया, तो आप बोलेंगे 3 का इंटरेस्ट मिल गया। कितने रुपए पर 40 पर, और इंटू का 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं। ये 40 है तो 4 से इसको काटोगे 25, और ये 25 यहाँ 75 और बटा 10 यानी कि 7.5% आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो ये हो गया 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है दोस्तों कि ए बी सी 3 बॉक्स हैं जिनमें इस रेशियो में कंचे रखी हुई हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कंचों की कुल संख्या 75 है। अब आगे बोला गया कि 3 कंचे बी से निकाल के ए में डाल दिए गए और ऐसे ही 5 कंचे सी से निकाल के बी में डाल दिए गए, तो अब नया रेशियो क्या होगा। इजी है, देखो पहले मैं लिख देता हूं कि ये ए है, बी है, सी है। रेशियो प्रोपोर्शन में तो कोई बात ही नहीं, ये 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। तो पहले हमने बोला कि देखो ये टोटल कितना है रेशियो में, तो आप बोलोगे कि 7 5 12 और 3 15 हो रहा है। सबको मैंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो ये 15 हो गया। और लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि नहीं सारे मिलके तो 75 ही है। 15 की वैल्यू 75 है, यानी कि 1 की वैल्यू 5 हो गई, यानी कि 5 गुनी करनी है। तो ए में कितना था, 5 गुना कर दो, 15 था। इसको भी 5 गुना कर दो, बी में 25 था, और इसको भी 5 गुना कर दो, सी में कितना था, 35 था। अभी नया पे क्या कह रहा है कि 3 कंचे बी से ए में मिला देने हैं, तो बी का आपने 3 लिया और इसमें मिला दिया। आप बोलोगे कि यदि हम इसको 3 दे दे तो ये 15 से 18 बन जाएगा, और ये जो 25 है ये अब 22 रह जाएगा क्योंकि 3 दे दिया। फिर आगे कह रहा है कि 5 कंचे आप क्या करो, सी से निकाल के बी में डाल दो। तो हमने बोला देखो कि सी से बी में अगर 5 डालेंगे तो ये 22 के बदले में अब 27 बन जाएगा, और ये जो 35 है ये 5 दे दिया तो ये 5 कम हो जाएगा, यानी कि ये 30 रह जाएगा। यही होगा। अब इनका रेशियो निकाल लो। ये सारे देखो 6 से कट रहे हैं, 3 से कट जा रहे हैं, 3 छक 18, 3 नीम 27 और 3 दहा 30, ये 3 से कट रहे हैं, ये आएगा 6 9 और 10। कहाँ है, पहले ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 48 सेंटीमीटर इंटू 27 सेंटीमीटर, a square of side 3.5 सेंटीमीटर इज कट ऑफ एंड अ बॉक्स इज मेड, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। यानी कि ये कह रहा है कि एक स्क्वायर शेप की शीट है, इसमें से चारों कॉर्नर से क्या किया गया, 4 वर्गाकार आकृति काट लिया गया, ठीक है। 4 वर्गाकार शेप काटा गया, उसके बाद जो बच गया शीट उसको हमने ऐसा क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म करके एक बॉक्स बना दिया। तो इस बॉक्स की वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है, यही है। अब देखो पहले मैं बोलूं कि देखो पहले केस में इसने जो भी कहा है उसमें हमारे पास जो लेंथ थी और ब्रेड्थ थी वो कितना था। तो आप बोले कि देखो पहले केस में दोस्त जो लंबाई था हमारे पास वो यहाँ पर 48 था, आप देख रहे हो 48 सेंटीमीटर, तो ये 48 हो गया, और ये कितना था 27। लेकिन ये कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, स्क्वायर कट करना है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर साइड वाला। तो हमने बोला कि देखो ये स्क्वायर है तो इसकी ये साइड भी 3.5 हो गई और ये साइड भी 3.5 हो गई। वैसे ही ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है। बात क्लियर है कि नहीं, यहाँ भी 3.5 काटा और यहाँ भी 3.5 काटा, यहाँ भी सेम होगा। अब यहाँ पर बात क्या है कि जब हम ये काट कर हटा दिए ना, तो आप देखो लेंथ कितनी रह जाएगी, ये जो 27 है ये लेंथ अब कितनी रह जाएगी। तो आप बोले कि देखो 3.5 तो ऊपर कट गया और 3.5 नीचे कट गया, यानी कि 3.5 3.5 2 बार कटा तो ओवरऑल 7 कट गया। तो 27 में से अगर यदि 7 कट गए तो ये रह कितना गया, तो आप बोलेंगे 20 रह गया। वैसे ही अगर हम इस लेंथ की बात करें तो ये 48 था, इसमें से भी 7 कट जाएंगे दोनों तरफ से 3.5, तो ये कितना रह जाएगा, 41 रह जाएगा। बात क्लियर है। और अगर हम हाइट की बात करें कि जब बॉक्स बनाएंगे तो ये हाइट कितनी बनेगी, तो हाइट तो यही वाला बनेगा जितना हमने काटा है 3.5 का, इसी को हम उठाकर मोड़ना है, तो ये हाइट जो रहेगा वो 3.5 ही रहेगा, 3.5। अब वॉल्यूम बतानी है तो आपको भी पता है कि वॉल्यूम जो होता है दोस्तों ये कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम होता है LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना h ऊंचाई। तो लंबाई कितना है अपने पास 41, चौड़ाई आप इसको मान लो 20 को, और ऊंचाई मान लेते हैं हम 3.5 को। आप बोलोगे कि इस पॉइंट से ये 0 कट गया, और देखो यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलना है बताओ, 35 दूना 70, यानी कि ये 70 आ गया, और गुना का 41। तो आप बोलेंगे 7 1 जा 7 और 7 चौके 28, तो 2870 आएगा अपना, ये होगा, ठीक है। वैसे भी आप केवल लास्ट में 7 और 0 देख लेते तो वो केवल इसी ऑप्शन में है। अगला सवाल देखो, एवरेज का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 27 इफ द लास्ट नंबर इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। बताओ, एवरेज की तो हमने धजिया उड़ा रखी है ना। एवरेज की अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं बार बार बोलता हूं कि जाके देखो। जब सीजीएल प्री होने वाला था ना, सीजीएल प्री का जब पेपर होने वाला था 2020 वाला, और ऐसे ही सीएचएसएल प्री का भी होने वाला था 2020 वाला, उस टाइम पे मैंने एवरेज की 2 सैंपल वीडियो बनाया था, ठीक है। और सैंपल वीडियो कैसे था, 2018 से 17 से 2017 से और 2021 तक जितने भी एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी में, उनमें से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन टॉप लेवल के चूज करके कराए हैं। आप जा करके देखिए, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि एवरेज का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या।
देखो 7 क्रमागत विषम संख्या है, यानी कि लगातार संख्या है 7, तो मैंने बोल दिया कि ये 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 5 6 और 7, ये सातों संख्याएं हो गई। एवरेज 27 है, यानी कि ये सातों 27 27 27 है, या फिर मिडिल वैल्यू को ही आप 27 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जिस कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो कर लो। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि हमने लास्ट वाले नंबर को हटा दिया। ठीक है, तो बताओ अंतिम संख्या क्या होगी। अगर ये संख्या 27 है मिडिल वैल्यू, मैंने कई बार बताया है कि एवरेज की मतलब मिडिल वैल्यू होती है, तो बीच वाली वैल्यू अगर 27 है तो ये वैल्यू 29 होनी थी, और ये 31, और ये वैल्यू कितनी होनी थी, 33 होनी थी। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये कितनी होनी थी, तो आप बोलोगे कि 33 होनी थी। तो इसका मतलब 33 क्यों होनी थी, क्योंकि हमें केवल विषम संख्या लिखना है, मैंने लिख दिया। अब ये कह रहा है कि इसे हटा दो, इस 33 को, लास्ट वाले नंबर को हटा दो, और जो 6 संख्याएं बच रही है इसका एवरेज बता दो। तो हमने बोला कि देखो अगर ये 33 27 के बराबर हटता, 27 के बराबर लेके जाता तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये 27 से कितना ज्यादा लेके जा रहा है, 27 से 33 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो ये 6 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है ना, तो एवरेज में 6 की कमी आएगी। लेकिन 6 जो है, जितनी संख्याएं बची हैं सब में बराबर बराबर बट जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 6 संख्याएं अब रह गई है, तो 6 में बराबर बराबर बांटेंगे तो एक एक कम हो जाएगा। 27 था, इसको एक कम कर दो तो 26 आएगा, यानी कि ये वाला आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर ये कह रहा है आपको कि किसी ठोस धात्विक घनाभ की भुजाएं जो हैं वो 36 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। इसे पिघलाकर समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं। इन 8 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योगफल बताओ। कोई बात नहीं है, देखो जब पिघलाकर दूसरा चीज बनाया जाता है तो वॉल्यूम सेम रहता है, तो मैंने वॉल्यूम को सेम रख दिया। देखो पहले केस में क्या है, घनाभ है, तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई इसका कितना है 36, चौड़ाई है 54 और ऊंचाई है 24। ठीक है, और इसको पिघला करके 8 क्या बनाया जाता है, घन बनाया जाता है। ठीक है, तो हम ये बोले कि 8 घनों का आयतन जो होगा वो इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 8, और घन का आयतन क्या होता है, एल क्यूब, आपने पढ़ा होगा। बात समझना, किसी भी चीज को पिघलाकर, अच्छा बताओ मेरे पास एक लोहे का रॉड है, उसको पिघला करके और मैंने हथौड़ी बना दिया, तो आप बताओ कि रॉड को पिघलाकर हथौड़ी बनाया तो लोहे की मात्रा तो सेम रही ना। ये मान लो यहाँ पर मैं एक रॉड बना देता हूँ, ये एक रॉड है, इसको मैंने पिघलाया और पिघलाकर इसको एक गोला बना दिया, तो आप बोले कि अगर ये 1 केजी का रॉड था तो ये भी लगभग 1 केजी का ही आएगा। एक्चुअल में पूरा तो बराबर नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर मान के चलते हैं बराबर ही होगा। बात समझ रहे हो ना, वॉल्यूम ही सेम रहेगा। अभी तो मैं ये मास में लिख रहा हूं ना फिजिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, मास तो ऐसे कभी चेंज होता नहीं। अगर आपने ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पढ़ा हो एनर्जी वाला, तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो मैंने वॉल्यूम सेम कर दिया कि चाहे आप बदल कर कुछ भी बना लो वॉल्यूम सेम रहेगा। 8 घन बनाओगे तो 8 घनों का आयतन 8, और गुना घन का आयतन होता है एल क्यूब, और जो घनाभ की आयतन थी हमने बराबर कर दिया। आप काट लो, ये 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24, और आप बोलोगे कि एल क्यूब जो है वो दोस्तों 36 तिया 108 दूना 216 और गुना का 27 रह गया। मैंने इसको चेंज कर दिया बस, 36 को 3 से गुना किया, और इस 54 को मैंने समझा कि ये 27 गुना 2 है, तो 36 तिया 28 दूना, सॉरी 36 तिया 108 दूना 216 हो गया, और 27 अलग लिख दिया। ऐसे लिखने से मेरा क्या मतलब था, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब हम एल की वैल्यू लिखेंगे तो ये 6 का क्यूब है तो मैं 6 लूंगा, और ये 3 का क्यूब है तो केवल 3 ले लूंगा बस। तो एल की वैल्यू 18 आ गई। अब हमें बताना है कि 8 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सी ए से बताना है, कर्व सरफेस एरिया। तो हम बोले हैं कि एक घन के लिए जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 6L²। ऐसे 8 घन है तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप बोलोगे कि ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, और एल स्क्वायर का मतलब 18 गुना 18, तो 18 का स्क्वायर 324 हो गया। आप या तो यूनिट डिजिट पे काम कर लो, यूनिट डिजिट पे काम करोगे तो ये देखो 8 छक 48 का 8, और 8 चौके 32, लास्ट में 2 आ रहा है ना, किसमें है लास्ट में 2, इसमें है, ये आंसर हो गया। पूरा कैलकुलेशन करने की कतई जरूरत नहीं है दोस्तों, आप डीएस भी लगा सकते हो, 9 का मल्टीपल मिलेगा। और बताओ, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि ऑप्शन में हरे, देखो इसमें लास्ट डिजिट अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो हम डायरेक्ट लास्ट डिजिट पर ही काम करते हैं, वो इजी रहेगा। देखो कह रहा है कि द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज, ये दे रखा है, और ये कह रहा है कि एंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज, ये भी दे रखा है, और हाइट पूछ रहा है। कोई बात नहीं, देखो हमें पहले तो यहाँ पर एरिया दे रखा है इसके बेस का, बेस का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया के बराबर। तो आप बोलोगे कि पाई के लिए 22/7, और आर स्क्वायर ये वैल्यू ये दे रखी है कितनी, 3 4 6 5 और बाई 10, पॉइंट मैंने हटा दिया। अब आप बताओ, इसे 11 से काट लें, 11 दूना 22, ये भी 11 से काटो, 11 तिया 33, और फिर 11 एक बार में, 11 पचे 55, कट गया, और कुछ नहीं कट रहा है, और ये कट रहा है 5 से। अभी इसको 5 से काट सकते हैं, ये 5 छक्के 30, 5 तिया 15, और ये 5 से कट गया, 5 दूना 10।
अब यहाँ से आप बोलोगे कि आर स्क्वायर कितना आ गया, तो आप बोलोगे कि ये जो 63 है इसको मैं लिख देता हूँ 7 इंटू 9, और ये जो 7 नीचे है ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा अपना 2 इंटू 2, ये एक 2 और एक यहाँ का 2। ठीक है, बात समझना, आप कैलकुलेशन समझो। ठीक है, अगर कैलकुलेशन आपकी स्लो है तो आप कभी काम नहीं कर पाओगे सही टाइम पर, तो इसीलिए कैलकुलेशन को फास्ट करो। ठीक है, अब देखो आर निकालना है तो स्क्वायर के फॉर्मेट में था ना, तो हमने 2 पर से 1 लेना पड़ेगा, 2 7 था तो 1 लिख दिया, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 ले लिया, और नीचे क्या हो गया ये 2 2 जब 4 का ये 2 आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई 21/2, या फिर आप 10.5 भी कह लो, जो आपको ठीक लगे। अब हमसे ये कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो ऊंचाई बताओ। बताओ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सी ए से जो होता है ये होता है 2πr/h, तो इसको मैं लिखूंगा कि ये 2 22/7, आर को क्या लिख दूं मैं, आर को मैं लिख देता हूँ 21/2, और इंटू एच ये किसके बराबर दे रखा है, तो आप बोलेंगे 990 के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत है नहीं है ना दिक्कत। अब इसको काटते हैं, आप बोलोगे कि देखो इस 2 से ये 2 तो कट गया, और ये कितना था अपने पास 21, तो ये 7 से कट गया, 7 तियाँ 21, और कोई दिक्कत नहीं, ये 3 से कट गया, देखो 33 तियाँ 99 और 1 0, और ये 11 से कट गया 3 बार में, नहीं 3 से काटना था ना, हमने गलत कर दिया। ठीक है, 3 से हमने काटा 30 से ये 11 बार में, और ये 2 से काट दिया 11 बार में, और 2 से फिर से इसे काट दिया हमने 15 बार में, तो एच की वैल्यू 15 आ गई। आप जैसे काट सकते हैं काट लो। ठीक है, आगे बढ़े। अब बताओ अगले में क्या रहा है कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18, 32 एंड 48। सबसे पहला काम क्या है हमारे पास दोस्तों कि 18 से कौन सा नंबर कटेगा जो 9 से भी कट जाए, तो 9 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर लें। डीएस किस में 9 आ रहा है, देखो इसमें 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, ये 9 बन रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसका देखो 6 और 5 11 13 और 1 14, 9 से नहीं कटेगा। इसका देखो 5 2 7 3 10, ये भी 9 से नहीं कटा। ये 6 3 9 5 बच गया, ये भी 9 से नहीं कटा। मेरे कहने का मतलब क्या है, एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट तो है कि एलसीएम मेथड लगाओ, आप एलसीएम निकालो और फिर देखो जो एलसीएम आएगा वो आंसर होगा। लेकिन मैंने ये कहा भाई जब पूरा पूरा डिविजिबल है ही, तो क्यों ना हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी ही चेक कर लें कि ये 18 है, तो 18 चूंकि 9 के टेबल में आता है, तो 9 से जो कटेगा वही आंसर होगा, और 9 की डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली, खेल खत्म हो गया बस। अगला क्वेश्चन, तो इसमें x की वैल्यू बतानी है, ये तो कोई भी बता देगा। ये बताओ 5 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 ये कितना हो गया 21, और 3 से इसको काट दें तो 3 7 21, बीच में डिवाइड का साइन था तो ये 7 आ गया। तो अभी 3 से काट नहीं सकते ना, ये गलत बन गया। 1 मिनट, अब गलत बन गया तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। चलो देखना अभी ये क्या हो गया था हमारा, ये 4 का स्क्वायर 16 और 5 21, और डिवाइडेड बाई ये 3 ऑफ था ना, तो इन दोनों को हमें डिवाइड में लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ डिवाइड ही करना है तो हमें 21 और डिवाइडेड बाई 3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x ये लेना पड़ेगा, और माइनस का ये 4 दूना 8 और बराबर का -7 आ गया। ठीक है, अब अगर आप 8 को इधर भेज दोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 में से 7 जाएगा तो ये 1 बचेगा, और ये 3 7 21, इधर कितना बच गया 7/x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये आ गया, हो गया बस। देखो दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आप एसएससी या बैंकिंग रेलवे किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो ना, तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करके रखना, अगर मैथ आती है आप में तो। ठीक है, मैथ्स के लिए रामबाण इलाज देंगे हम, बस आप बने रहो हमारे चैनल पे। जो भी पेपर हुआ मैं कोशिश करता हूँ कि लेटेस्ट उसी समय, अगर उसकी ऑफिशियल पेपर मिल गई तो उसी समय उसका सोल्यूशन ला दो। अभी मैं एमटीएस में लगा हूँ, वरना अगर आपका जीडी का पेपर नहीं होता ना तो मैं सीडीएस का सोल्यूशन कराने वाला था। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अगर मैं सीडीएस में लग जाऊं तो यहाँ पर एमटीएस का सोल्यूशन कराने से फायदा जीडी वालों को है, और जीडी वाले में लोग ज्यादा हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ऐसा काम करो जिससे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, और सीडीएस में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं ना, या फिर जो लोग सीडीएस की सोल्यूशन चाहते हैं उनकी संख्या कम है, और जीडी वालों की संख्या ज्यादा है। तो जब तक जीडी का पेपर चलता है तब तक तो एमटीएस का ही सोल्यूशन करेंगे। जीडी का पेपर खत्म उससे पहले ही एमटीएस का पेपर हम खत्म कर देंगे और फिर आ जाएंगे सीडीएस पे। ठीक है, तो आप ट्विटर पर जरूर फॉलो करना मुझे। ठीक है, एनके मैथ्स _ और नंदू कुमार, ये अपना ना ये है आईडी ट्विटर का। आप यहाँ ट्विटर बोल रहा हूँ, ट्विटर पर तो अभी मैंने आईडी बनाया ही नहीं है, इंस्टाग्राम की आईडी है, आप फॉलो कर सकते हैं, और चैनल यूट्यूब पर तो जरूर सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक वस्तु को 22% के डिस्काउंट पर बेचा और एक बार उसको 14.5% के डिस्काउंट पर बेचा, और ऐसे में जो सेलिंग प्राइस था उसमें 285 का अंतर आ गया, तो अंकित मूल्य कितना था। एक बात बताओ, ये भी डिस्काउंट है और ये भी डिस्काउंट है, तो हम एक ही बार अंतर ले लें इनका। मैंने बोला था कि लाभ लाभ होगा तो घटाते हैं, हानि हानि होगा तो घटाते हैं, लाभ हानि हो तो जोड़ लेते हैं। ये मैंने पहले कॉन्सेप्ट करा रखा है, तो दोनों बार डिस्काउंट दिया है तो मैं इनका डिफरेंस ले लेता हूँ।
आप बताओ 22 में और 14.5 में कितने का अंतर। आप बोलेंगे कि अगर ये 14 ही होता तो 22 में से 14 घटाते तो 8 आ जाता, लेकिन ये 0.5 ज्यादा है तो ये 0.5 कम हो जाएगा, यानी कि 7.5% आ गया अंतर। और ये रुपए में कितने के बराबर है, तो आप बोलेंगे 285 के बराबर है। और हमें बताना है कि 100% किसके बराबर होगा, बोलो। तो आप बोलोगे कि ये पॉइंट हटा दो, यहाँ लगा दो और ये काट दो। 25 से मैंने काट दिया 3 बार में, और इसको आप 3 से काटो तो 3 से कटेगा ही नहीं क्या, कटना तो चाहिए, लेकिन 8 5 13 और 2 15, 3 से कट जाएगा ना, ये 3 9 27 और 3 5 15, 95 से कट गया। तो ये 25 की वैल्यू है। अब 25 को हम 100 कैसे बना सकते हैं, 4 से गुना करके, इसको भी 4 से गुना कर लो। तो 0 और 5 के 20 के 0, 9 के 36 और 2 3800 रुपए आ गए। ये अपना आंसर होगा। ये देखो, ये आ गया हलवा सवाल। 25 संख्याओं का औसत यानी कि माध्य कितना है, मीन यानी कि एवरेज ही हुआ, ठीक है। तो इनका एवरेज दे रखा है आपको कि ये 14 है। यदि हर एक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो एवरेज कितना होगा, तो 14 में डायरेक्ट 3 जोड़ दो आप, तो ये 17 बन जाएगा। ये मैंने कई बार पढ़ा रखा है कि देखो, हर एक नंबर में जितना हम जोड़ेंगे एवरेज भी उतना जुड़ जाएगा, या हर एक नंबर में जितना घटाएंगे एवरेज भी उतना कम हो जाएगा, या गुना करो या भाग करो, एवरेज डायरेक्ट चेंज होता है। तो अगर हर एक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं तो एवरेज में भी 3 जुड़ जाएगा, 17 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक कार्य को 46 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिला ले जाएं तो वह काम 16 दिन कम में हो जाता है। तो शुरू में कितने आदमी थे, मैंने मान लिया कि शुरू में 1 आदमी थे। तो बताओ 1 आदमी कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं, 46 दिन में। लेकिन 8 आदमी और मिला लेते हैं, यानी आदमी की संख्या 1 से बढ़ के 1 + 8 हो जाएगी, 8 बढ़ा देंगे तो तब टाइम कितना लगेगा, 16 दिन कम लगेगा। बताओ पहले 46 दिन लगता था, अब 16 दिन कम लगेगा, यानी कि 30 दिन लगेगा। अब x की वैल्यू निकाल दो, तो ये कितना हो गया, 46x और माइनस का 30x, और इक्वल टू ये 8 गुना 30 होगा, यही तो होगा। 30 से मैंने इसको भी गुना कर दिया और 8 को भी कर दिया, लेकिन हमने 30x को इधर ला दिया, तो ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 16x, और इक्वल टू 80 गुना 3 मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस जीरो को मैंने 8 में मिला दिया। अब ये 16 25 80 कट जाएगा, इसीलिए मिलाया था। तो x की वैल्यू 5 या 15 आ गई, तो 15 अपना आंसर होगा। शुरू में 15 लोग। अगला सवाल हमारे पास ये है दोस्तों कि 3 संख्याओं का योगफल 396 है। पहली और दूसरी के बीच का रेशियो 7 और 11 है। दूसरी और तीसरी का रेशियो 11 और 15 है। तो पहली और तीसरी का अंतर क्या होगा। आप बताओ, अगर मैं ए बी सी का रेशियो लिखूं तो कितना होगा। आप बोलेंगे कि ए 7 है। देखो बी दोनों में ही 11 है, तो कंबाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम बी को डायरेक्ट 11 लिख सकते हैं। और सी कितना हो गया, 15। अब हमसे ए और सी का अंतर पूछ रहा है। बताओ 7 और 15 में कितने का अंतर है, 8 का, यानी कि आंसर 8 से कटेगा। हो गया 96 उत्तर, बस खेल खत्म। क्या कोई और ऑप्शन 8 से कट रहा है। आप बोलोगे कि बिल्कुल नहीं कट रहा है, हटाओ, ऑप्शन ही वाहियात दे डाला। सही है ना, हमारे लिए इजी है ये। मैंने 1000 बार आपको बोला है कि अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं मेरे से या फिर मेरे चैनल पर कहीं भी, तो आपको मैंने ये कराया होगा दोस्तों कि आप पहले डायरेक्ट ऑप्शन पे आओ। 15 में से मैंने 7 को माइनस किया। ये कह रहा है कि पहले और तीसरे का अंतर बताओ। अंतर का मतलब मुझे लास्ट वाले में से और फर्स्ट वाले का गैप देखना है। तो मैंने बोला कि 8 का गैप है, तो आंसर भी 8 से कटेगा। बस ये चौथा हो गया आंसर, खत्म। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से वो 8 घंटे में तय करता है। यदि वह साइकिल की सवारी करे और उसकी स्पीड मोटरसाइकिल की चाल के 3/14 हो तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी चलेगा। आप बताओ, अगर आप उसकी चाल निकालोगे तो आप कहोगे कि जो भी मोटरसाइकिल की चाल है उसकी 3/14 से चल रहा है। अभी बताओ मोटरसाइकिल की चाल क्या है, तो आप बोलोगे चाल निकालने के लिए जो स्पीड निकालते हैं दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना चल रहा था मोटरसाइकिल से, आप बोलेंगे 280 चल रहा था, और उसका टाइम क्या था, 8 घंटे। तो ये मोटरसाइकिल की चाल हो गई। मोटरसाइकिल द्वारा दूरी तय की जाती है 280 8 घंटे में, तो चाल हो गई उसकी। और इसका 3/14 ये इसका चाल होना है। तो आप काट दो, ये 14 दूना 28 यानी कि 20, तो ये आ गया 60/8। ये आ गया इसकी चाल। और इस चाल से 2 घंटे में कितनी चलेगा दूरी, तो आपको डिस्टेंस बताना है। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है, तो आप बोलोगे 60/8, और कितने घंटे में भाई, 2 घंटे में काट लो। ये 2 से 4 दूना और 4 से कट गया, 15 चौके 60, तो ये 15 किलोमीटर की दूरी चलेगा। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, ये इक्वेशन छूट गया था वैसे, तो मैंने पेन से ही लिख दिया अभी ही, क्योंकि ये टाइपिंग में या फिर पीडीएफ में आया नहीं था। तो मैंने देखा कि अब छूट गया तो इसको भी कर ही लेते हैं। देखना इसमें क्या दिया है कि 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3/4 है, और दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का यानी कि रेसिप्रोकल्स का जो एवरेज दिया गया है वो 7/72 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा। अभी बताओ, पहली संख्या दूसरी की 3/4 है, यानी कि फर्स्ट नंबर ए है और दूसरा बी है। तो पहला दूसरा का 3/4 है, ठीक है। यानी कि दूसरा यदि 1 होता तो पहला 3/4 होता।
कहने का मतलब तो यही है। और अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये यदि 3 होता तो ये 4 होता, इसका मतलब 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी बताओ यदि ए और बी की रेशियो, ध्यान देना, ए और बी की रेशियो 3 और 4 का है, तो ये कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम का जो औसत है वो 7/72 है, तो इनका योग बताओ। तो मैंने बोला कि पहले ऐसे ही योग चेक करो, तो आप बोलेंगे कि 3 और 4, पहले ही सम कितना आ गया 7, यानी कि आंसर 7 से कटेगा। बताओ 7 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है, ये है, खेल खत्म। बताओ आगे क्यों बनाए हम, क्यों इतना माथापेची करें, इनको हटाओ, ये तो किसी काम के ही नहीं रहे। मैंने बोला कि जब आप सम ही पूछ रहे हो तो हम एक काम करते हैं ना, रेशियो में सम चेक करते हैं, रेशियो में सम 7 आ गया तो आंसर 7 से कटेगा, बस खेल खत्म, हो गया बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं। ए और बी किसी काम को 15 और 25 दिन में कर सकते हैं। ए 15 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, यानी कि पहले हम एफिशिएंसी का रेशियो लिख लेते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये 15 पीछे 75, 25 तिया 75 हो गया, तो टोटल काम कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कि टोटल जो काम हुआ वो 25 तिया 75 यूनिट का काम हुआ। 5 दिन तक दोनों ने काम किया। अच्छा आप एक बात समझो अब, कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 8 यूनिट का काम होगा। सवाल कह रहा है कि 5 दिनों इन्होंने काम कर दिया, उसके बाद बी की जगह पर सी आ गया, फिर ए और सी ने 4 दिन में काम खत्म कर दिया। अभी बताओ अगर ये 5 दिन काम करेंगे तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, तो आप बोले कि 8 पचे 40 काम तो कर दिया इन्होंने, तो कितने काम रह गए भाई, 35 काम रह गए। अब इस 35 काम में कह रहा है कि ए और सी ने मिलकर कितने दिन काम कर दिया भाई, 4 दिन में ये खत्म कर दिया। अभी बताओ कि ये काम ए ने किया और साथ में सी ने भी किया 4 दिन में, तो इसका मतलब 4 दिन ए भी काम किया और 4 दिन सी भी काम किया, तब जाके ये 35 यूनिट का काम खत्म हो गया। तो आप बोले कि एक काम करते हैं, इसमें से भी हम ए के 4 दिन का काम हटा देते हैं। तो आप बोले कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो ये 4 दिन में कितना कर देगा, 5 चौके 20 यूनिट काम करेगा, यानी कि इस 35 में से भी 20 यूनिट ए ने काम किया है, तो जो बचा है 15 यूनिट ये किसने किया है, ये सी ने किया है। कितने दिन में भाई, 4 दिन में। बात समझ रहे हो, सी कितने दिन में किया है, 4 दिन में। तो सी की जो, आप यहां से मैं लिख देता हूं कि सी जो है ये 4 दिन में कितना काम कर रहा है, 15 यूनिट का काम कर रहा है। तो कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कितना काम कराना था, 75 यूनिट का ना, तो इस 15 जो काम है इसको 75 बना दो। तो आप बोलो कि 5 से गुना हो रहा है, तो इसको भी 5 से गुना कर दो, तो 5 चौके 20, यानी कि सी जो है वो 20 दिन में खेल खत्म कर देगा, बस 20 आंसर आ गया। कोई ये नहीं कि अब सी की एफिशिएंसी फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं, हटाओ। अगला और अंतिम क्वेश्चन आ गया अपने पास, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम दे रखी है और आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो रेडियस पहले फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, बताओ वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, तो आप बोलोगे कि ये होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। तो पाई तो हो गया 22/7 और आर तो हमें पता ही नहीं है, तो आर क्यूब रहने देते हैं। और ये वॉल्यूम दे रखा है, तो आप इसको पहले एक बार कैलकुलेट करके और जो लिखते हो वो लिखो। तो क्या लिख लें, 65 को 21 से गुना करें, इतना काम करें, या 11 का मल्टीपल ढूंढ लें। आप चाहे तो 11 का मल्टीपल ही ढूंढना इजी रहेगा क्या, मुझे लगता है, लेकिन वो भी मुश्किल होगा। चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हटाओ। 65 को 21 से गुना करो, तो 65 को 21 से गुना करना है, तो देखो 65 एकम तो 65 हो जाएगा, और 65 दूना 130, तो ये कितना आ गया 1365, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये 1375 हो गया, और बटा 21 यही होगा ना। अब देखो ये 7 या 21 से 21 का तो खेल खत्म हो गया, इसको 11 से काट सकते हैं क्या, 11 एक बार में, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ये कट गया, और 11 दूना, तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई 125/8। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2, क्योंकि 125 5 का क्यूब है और 8 2 का क्यूब है। आर की वैल्यू आ गई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला में क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आप बोलोगे 4 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 25/4। अब इस 4 से ये 4 तो साफ हो जाएगा, तो 22 को 25 से गुना करना है, तो ये कितना आ जाएगा 220, 22 पचे 110 होता है, 110 को फिर 5 से गुना करना पड़ेगा ना, तो ये कितना बन जाएगा 550, और बटा ये 7। तो आप बोले कि ये 7 सते 49 और फिर बचा 6, तो 7 अठे 56 और 4/7, ये आंसर आएगा 78 और 4/7। तो ये अपना जो बी है ये सही आंसर है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया, मुझे लगता है कि, तो उसके लिए सॉरी। और 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाया, तो मैंने तो आपको बताया ही, शेड्यूल ही कुछ ऐसा रहा। अभी कल से मैं 2 वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर और लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, ठीक है। शेयर नहीं करते हो अपने दोस्तों के पास, शेयर कम से कम किया करो। और फिर आपको करना ही क्या है, पढ़ना है और शेयर करना है बस। और शेयर नहीं भी करना हो तो मत करना, लेकिन पढ़ाई जरूर करना, ठीक है।